नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास की जो चल रही थी उसी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के 2 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा भी होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर 2 चैप्टर आपको देखना है, कुछ सीखना है उनके बारे में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वहां पर आपके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। राइट फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारे 2 चरों के बारे में बताएंगे। 2 चरों की रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सब आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप लोगों को सब रोज की तरह जो सेशन का एक काम होता है, शुरुआत में क्या करना होता है, सेशन को शेयर करना होता है, और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होता है, ताकि आने वाला सॉल्यूशंस आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज के सेशन में यह बताया जाएगा कि आपको चर वाली जो समीकरण होती हैं, रैखिक समीकरण, वो 2 चर वाली कैसी होती हैं। लास्ट टाइम में आपने बहुपद पढ़ा था, लेकिन वो बहुपद एक ही चर का था, मतलब उसमें सिर्फ एक चर यूज किया गया था, चाहे वो x हो या y हो या फिर z हो। आज के सेशन में हम लोग 2 चरों की बात करेंगे, x y, y z या z x। किसी भी तरह के दो चर आ जाएंगे। वो समीकरण की खास बात ये होगी कि वो रैखिक समीकरणें होंगी। रैखिक समीकरणें क्या होती हैं, आपको सेशन में बताया गया था। लास्ट के सेशन में जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 कर रहे थे तो शुरुआत में ही समझाया गया था कि रैखिक समीकरणें क्या होती हैं। राइट स्टूडेंट्स, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है ये भी हम लोग बात करेंगे आज में, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया था फिलहाल कि बहुपद और समीकरण कब बनते हैं। आज भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को होती हैं। इन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफीय निरूपण का प्रयोग करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि आपका जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो इसी मेथड पर डिपेंड करती है। हालांकि रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, ठीक है, विस्थापन विधि भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है। तो ये सब चीजें ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटाते हुए आज सीखेंगे ग्राफीय निरूपण करके कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा कि एग्जाम्पल हम लोगों के पास में, जैसे कि मान लेते हैं, आपको लास्ट टाइम में बताया था कि रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि चरों की घात 1 से ज्यादा नहीं होगी। वो चर जिनकी घात 1 हो जाए, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि ये सामने आपके लिखी हुई है 5x + 5y = 10। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई 2 चर हैं x और y के। आप कहोगे यस सर 2 चर हैं। ये रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इनकी पावर 1 है। बहुत अच्छी बात है, 1 मिल गई आपको यहां पर पावर, तो ये हमारी क्या बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। उम्मीद करता हूं ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। रैखिक समीकरण आखिर शो क्या करती है, रैखिक समीकरण किसी ना किसी लाइन को शो करती है। मैंने लास्ट टाइम में बताया था, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हमारी क्या, ये तो चलो हिंदी में हमने इसको रेखा बोल दिया, इंग्लिश में इसको लाइन बोल दिया, लेकिन मैथ की भाषा में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ax + by = c या फिर +c = 0। ऐसा मैथ की भाषा में लिखा जाता है। अगर कोई बोले मैथ में आप कोई रेखा लिखकर दिखाओ, तो आप अगर ये इक्वेशन लिखकर दिखाते हो ना, कौन सी, ax + by + c की इक्वेशन लिख के दे देते हो, तो भाई सामने वाला ये समझ जाता है कि हाँ ये रैखिक समीकरण है। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये चीज पूरी समझ में आई होगी। इसी तरह की 2 समीकरणें दी जाएंगी, दोनों समीकरणों को हल करना है, हल करके x और y का पता लगाना है, x और y। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, सर 2 ही क्यों दी गई हैं, 3 क्यों नहीं दी गई, 4 क्यों नहीं दी गई। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था, जितनी पावर की इक्वेशन होगी आपके पास, जितनी घात की एक समीकरण होती है, उतने ही, जितनी घात है ना, उतने ही उसके शून्यक निकलकर आते हैं। यह बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। इसी तरह से जितने चर वाली इक्वेशन होगी, 2 चर की है, 3 चर की है, जितने चर की इक्वेशन होगी उतनी ही समीकरणें चाहिए होती हैं। अगर 2 चर हैं तो 2 समीकरणें चाहिए होंगी। अगर इनको सॉल्व करना चाहते हो, तो अगर इनकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 समीकरणों की ही जरूरत पड़ेगी। अगर 3 चर होते तो 3 समीकरण हमारे पास होने ही चाहिए थे, नहीं तो आप इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। ये बातें आपको शॉर्ट में याद रखनी चाहिए। अच्छा, यहां से हम ये पता कर सकते हैं, अगर कोई बोले यहां से x और y की वैल्यू निकालो, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई 2 चर हैं, 2 समीकरणें दोगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।
चलो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि रैखिक समीकरण में सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, रैखिक समीकरण जो हमारी ये प्रश्नावली 3.1 दी गई है ना, उसमें आप लोगों को कुछ शब्दों में क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। उन शब्दों को पहले तो आप रैखिक समीकरण तैयार करो। रैखिक समीकरण तैयार करने के बाद में आपको यह करना है कि उनका ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। क्या बोलना है? लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करा जाए। सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ व्यक्त करना है कि ग्राफ में कैसा दिखाई देगा, यह हमें बताना है। डरने की बात नहीं है, ग्राफ में करना और भी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए। पूरे सेशन मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। आफताब अपनी पुत्र से कहता है, आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले जाओ और तब उनके बीच में जो संबंध दिखेगा वो क्या दिखेगा कि जो आफताब की उम्र है वो भाई अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। फॉर एग्जाम्पल 7 साल पहले अगर उसका बेटा 2 साल का होता तो आफताब की उम्र उससे 7 गुना होती। कितनी होती? 7 गुना। तो कैसे निकला? 2 साल का बेटा होता, 7 गुना कर दिया, 14 साल हो गए। मतलब जो बाप की उम्र होगी, मतलब कि पिता की जो उम्र होगी वो 14 ईयर्स होगी। ये बात हमें समझ में आती है। अगर मैं कहूं कि आफताब के बेटे की उम्र 7 साल पहले 5 साल होती, कितनी होती? 5 साल का होता बेटा, तो 7 गुना ज्यादा। ठीक है, 7 गुना कौन होता? उसके पापा होते। तो 7 5 35, 7 5 35, मतलब 35 साल उम्र होती। किसकी? बाप की होती, पिताजी की होती। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये कंडीशन तो हमें समझ में आती है। कहने का मतलब ये होता है कि भाई हम माने किसको, पिता की उम्र को माने या फिर बेटे की उम्र को माने। तो देखो, मैंने सिंपल सा बोला, एग्जाम्पल देते समय आपको बेटे की उम्र दी थी, आपने पिता की उम्र अपने आप बना ली। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपको बेटे की उम्र पता चल जाए तो पिता की उम्र अपने आप बन जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर बेटे की उम्र को ही लेट कर लो। हालांकि यहां पे लेट दोनों चीजें करनी पड़ेंगी फिलहाल, फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि माना, पहले क्वेश्चन में माना पुत्र की आयु ये कब के लिए है? ये आज के लिए। हम लोग जो भी काम करेंगे आज के लिए करेंगे हम, ठीक है, पहले के लिए नहीं, आज के लिए काम करेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर पुत्र आज x साल का, और एक और चीज मान लो, पिता की आयु, आफताब की आयु, पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। अच्छा, 2 चर क्यों ले रहे हैं? एक चर से भी बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि एक चर से काम नहीं चलेगा, एक चर से भी सॉल्यूशन हो सकता था। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है, इसीलिए 2 चर मान रहे हैं। इससे भी हम लोग करके दिखाएंगे कि कैसे करना होता है। स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। ये आज की उम्र है। सपोज करो तुम्हारी उम्र अगर आज 20 साल की है तो 7 साल पहले कितने के रहे होगे? तो जाहिर सी बात है 20 में से 7 घट जाएगा, मतलब आप 13 साल के रहे होगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसी तरह से 7 साल पहले अगर हम जाते हैं, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि पुत्र की जो आयु होगी ना, पुत्र की आयु 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x में से 7 घट जाएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? पिता की भी आयु कितनी घट जाएगी? पिता की आयु होगी 7 वर्ष कम। आज वो है y का, तो 7 वर्ष पहले 7 कम हो गया होगा। और 7 पहले वर्ष जब पहले गए तो उनके और उनके दोनों के बीच में क्या संबंध था? उनके दोनों के बीच में संबंध ये था कि भाई जो पिता की आयु थी ना, प्रश्नानुसार यहां लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उनके बीच में जो संबंध था भाई, पिता की आयु जो थी, पिता की आयु वो कितनी थी? पुत्र की आयु का 7 गुना थी। पुत्र की आयु का 7 गुना थी पिता की आयु। तो क्या मैं ये बता सकता हूं भाई 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले पिता की आयु मेरी y - 7 थी,
मैंने लिख दिया y माइनस 7। पुत्र की आयु 7 साल पहले x माइनस 7 थी, ये 7 का मल्टीप्लीकेशन मैंने इधर से रख दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ समझो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें x और y में बनाना है, तो सिंप्लीफिकेशन कर लो आप इसका। y माइनस 7 ब्रैकेट हटाया, वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट हटाओगे आपको पता चल जाएगा कि 7 को x से करेंगे 7x, 7 7 जा 49। सब कंपोनेंट एक तरफ ले जाओ ताकि आपको ax प्लस by प्लस c का फॉर्म दिख जाए, मतलब एक रैखिक समीकरण दिख जाए। मेरी बात को सुनो बच्चों, 49 को इधर ले आओ, y को उधर ले चलो। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि -7 ये इधर आएगा, प्लस का 49 ये हो गया 7x, ये प्लस का y है उधर गया, माइनस का y बन गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत? प्लस का 49 माइनस 7 आपके पास में आ चुका है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 जैसे ही माइनस करोगे बचेगा 42, प्लस का बचेगा क्योंकि 49 बड़ा है, तो ये हमारे पास में आ गया 7x माइनस y। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, जरा बताना? 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 आएगा। ये समीकरण 1 हो गई। ये मैंने आपको एक कंडीशन से बताया, अभी अधूरा क्वेश्चन पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था। तो एक कंडीशन से मेरे को एक समीकरण मिल चुकी है जो कि आपके सामने लिखी है। यही इसका बीज गणितीय रूप है। ग्राफीय निरूपण अभी बाद में करेंगे। अच्छा, अब से आज से बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो हमने पढ़ ली, चलो बहुत अच्छी बात थी, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन बन गई। दूसरी बात करते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब कि हो जाऊंगा, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। क्या यह मनोरंजक है? क्या ये आपको लगता है ये फनी है? जी नहीं, ये एक क्वेश्चन है, फनी इसमें कुछ भी नहीं है, ये अच्छी चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये स्थितियां हैं हमारी, हो सकती हैं, तो इसीलिए बोला गया मनोरंजक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्थिति को हाँ सुनने में मनोरंजक जरूर लग रहा है कि भाई पापा जो है डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई 7 साल पहले मैं इतना था, आज 3 साल बाद इतना हो जाऊंगा। तो ये सब ना पापा इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, एक मनोरंजक टाइप का दिख भी रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, ये बात हमको बता रहे हैं। तो बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में निरूपण करने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ भर चुका है ना, रफ करना पड़ेगा। अच्छा, 7 वर्ष पहले की बात हो चुकी है, 3 वर्ष बाद चलेंगे। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये जरा इक्वेशन लिख लो यहाँ पर, 7x माइनस y इज इक्वल टू 42। ये बिगड़नी नहीं चाहिए, अभी बहुत काम आएगी। एक इक्वेशन हमारी बन गई है, दूसरी भी बनानी पड़ेगी रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ेंगे और समझते हैं यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि 3 वर्ष बाद क्या बताया गया है। तो प्रश्न के अगर अनुसार हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा 3 वर्ष बाद। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जब 7 साल पहले लेकर गए थे, तो 3 वर्ष बाद के लिए क्या आप बता सकते हो कि इनकी उम्र में क्या फर्क आएगा? आप कह सकते हो ना, पुत्र की जो आयु होगी, सर आज की आयु से पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद 3 ज्यादा हो जाएगी। अगर आप आज 20 साल के हो तो 3 साल बाद कितना हो जाओगे? 23 साल के हो जाओगे। अच्छा, पिता की आयु में क्या फर्क आ जाएगा? पिता की आयु में भाई, पिता की आयु में 3 साल ज्यादा हो जाएगी, मतलब y+3 हो जाएगी। अब इन्होंने ये बोला कि भाई पिता जो है, पिता ने ये बोला कि भाई पिता मैं ना तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा, मतलब है 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो जरा ये बात बताओ कि प्रश्नानुसार क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? प्रश्नानुसार क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पिता की जो आयु होगी, पिता की आयु वो पुत्र की आयु की 3 गुना, पुत्र की आयु मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये जरा बताओ पिता की आयु कितनी है? y+3 है, इज इक्वल टू x+3 इंटू 3 आ जाएगा। क्या यहां तक कोई समस्या स्टूडेंट्स? जरा ये बताना मुझे, 1 मिनट देना मुझे। हाँ ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखेंगे हम लोग। तो ये चीज हमारे यहां पर बनी बनाई मिल गई है, जो कि क्वेश्चन हमारी बना कर देगी अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें सिंप्लीफिकेशन। तो जरा बताना मुझे, y+3 इज इक्वल टू 3x+9। y को उधर ले चलो, 9 को इधर ले आओ, ऐसा करते हैं। तो मेरे पास में कुछ ये बनकर तैयार होगा, 3 - 9 इज इक्वल टू 3x - y। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं3x - y इज इक्वल टू -6।
इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहीं पर अभी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी जिसको हमने ये बोला था, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो बीजगणितीय रूप आपकी इक्वेशंस का ये रहेगा, रैखिक समीकरणों का ये रहेगा। ग्राफीय निरूपण कैसे करना है जरा वो बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में बताना है, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं। मुझे बीजगणितीय रूप मिल गए हैं, इन्हीं की सहायता से हम ग्राफीय निरूपण बनाएंगे स्टूडेंट्स। मैंने कहा है ना ये रैखिक समीकरणें हैं, ये रैखिक समीकरणें हैं तो ग्राफ के अंदर एक रेखा जरूर निरूपण करेंगी। कैसे निरूपण करेंगे स्टूडेंट्स जरा उसके बारे में सीखना। अब आपका ना मेन मुद्दा आता है कि आपको ग्राफ के जरिए कैसे सॉल्व करना होता है समीकरणों को। यहां से जो सिखाऊंगा वो बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि अब समीकरणों को हल करने की बारी आ रही है, ठीक है। तो अब हल करने के लिए हम लोग यहां पर सहायता लेंगे ग्राफ का निरूपण का। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या है समीकरण 1 और 2 जरा बताना मुझे। मैंने कहा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 है। क्या यहां तक कोई समस्या? उम्मीद करता हूं सब अच्छा चल रहा होगा। अब जरा इसको ऐसे समझो भाई, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। इनके लिए आपको एक डब्बा बनाकर सॉल्व करना पड़ता है। जरा प्रोसेस को समझना स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे 4 डब्बे बना लिए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या काम क्या है इसको, ऐसा क्यों किया है सर? ऐसा इसलिए किया है, इनकी कई सारी वैल्यूज आप निकाल लो। जरा कौन सी वैल्यू निकालनी है सर, इसके बारे में भी बताइए ना। ये क्वेश्चंस आपके जायज हैं, देखते जाना, मेरी बात को समझना स्टूडेंट्स। आप x और y के 2 कॉलम निकाल लो। ये वाला डब्बा इसके लिए बना लिया, ये वाला कॉलम इसके लिए बना लिया। चाहो तो और ज्यादा वैल्यूज निकाल सकते हो, बट 3 में ही हम काम कर लेंगे, तो 3 का ही सहारा लेकर चलते हैं। जरा बात को समझो, करना क्या है। करना ये है कि आपको यहां x की ऐसी वैल्यू रख देनी है कि y की वैल्यू आराम से निकल आए, या y की ऐसी वैल्यू रख दो कि x की वैल्यू निकल आए। क्या कोई समस्या यहां पर? इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो आप, कुछ भी रख दो चलेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, y की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि 7 से डिवाइड हो। 7 से डिवाइड हो तो ऐसी वैल्यू रखो ना जो 7 के टेबल में बन जाए, तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इसकी वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रखूं, सपोज करो ये मैंने 0 रख दिया, तो क्या इसका कोई काम बचा? नहीं ना। अब बचा 42, 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 42, आराम से 6 मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई? आराम से 6 मिल गई। यही चीज आपको समझनी है और करते चलना है। अगर मैं अब 1 रख दूं, जरा बात को सोचना, अगर मैंने यहां पर 1 रखा होता, तो 1 रखोगे तो उधर जाएगा प्लस का, तो 42 प्लस 3 42 प्लस 1 43 हो जाता। 43 को 7 से डिवाइड करना क्या पॉसिबल था? नहीं था, मतलब आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कुछ और रखते हैं। क्या रखा जाए? और ऐसा करता हूं मैं, यहां पर माइनस का 7 रख लूं क्या? माइनस का 7 रखोगे, प्लस का 7 बन जाएगा, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 42 में माइनस करेंगे तो 7 को, तो 35 बचेगा, और 7 5 35 अच्छा नंबर देता है। जरा इस बात को समझो, ऐसे कर सकते हैं कि मैंने कहा भाई मैं यहां पर माइनस का 1 रख लेता हूं। अच्छा, माइनस का 7 रख लेता हूं, तो 7x माइनस का 7 ऑलरेडी आएगा, तो प्लस का 7, ये हो गया 42, 7 को उधर माइनस करोगे 35, और ये हो गया x इज इक्वल टू, बेटा इतना करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हो। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे चीजें रखो जो 7 से डिवाइड हो सके, आराम रहेगा। प्लस 7 रख के देखो, प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? प्लस 7, तो प्लस 7 रखोगे, माइनस का 7 हो जाएगा, -7 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 42 प्लस 7 कितना होगा? 49, तो ये 7 आ जाएगा। ये भी अच्छा है। तो हमने कहा प्लस 7 रखकर हमारा आ जाएगा 7 7 जा 49। 7 रखने पर 7 ही मिलेगा इस इक्वेशन के। क्या ये बातें समझ में आती है? कोई भी वैल्यू किसी की भी रखो, आप पर निर्भर करता है क्या रखना है। जितनी समझदारी के साथ, स्मार्टनेस के साथ में वैल्यू रखोगे, उतना अच्छा आंसर बनेगा, ठीक है।
चाहो तो 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, समस्या नहीं आएगी। समस्या तब आएगी जब पॉइंट्स में आंसर आएंगे और ग्राफ के अंदर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तब समस्या आती है। हालांकि आंसर गलत नहीं होगा, वहां से भी सही होगा, लेकिन अब स्मार्टनेस के साथ कर लो वही चीजें तो ज्यादा अच्छी रहेंगी, है ना। यही स्मार्टनेस यहां लगाओ। अगर मैं अब देखो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3x है तो मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू अगर 0 कर दो, थोड़ी देर के लिए सोचो, y की वैल्यू 0 कर दी अगर, तो ये तो 0 गया। अब 3 से यहां डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। जरा करके देखोगे क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 है ना, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, तो ये तो चलो भाई 0 चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो काम खत्म हो गया मेरे पास। x 3 को डिवाइड में भेज दो तो यहाँ पर आ जाएगा -6/3, 3 2 जा 6, -2 आ गया। बहुत अच्छी बात थी, ये मेरा काम खत्म हो चुका है। अब आगे बात करेंगे और समझो स्टूडेंट्स, जरा इस बारे में समझना कि यहां पर मैंने ऐसा कर दिया कि भाई y की वैल्यू को और कुछ रखा, क्या रखोगे सोचो, 3 से डिवाइड हो जाए, या तो 9 आ जाए या तो 3 आ जाए। अगर मैं कहूं -3 रख दूं, -3 रखने से माइनस माइनस +3 हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो माइनस का, तो -6 - 3 कितना होगा, प्लस का 9 होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 9 को जब प्लस का 9 होगा, एक मिनट करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का 3 हो गया, माइनस का 6, माइनस का 3 आ जाएगा इधर पर, और ये हो गया माइनस का 9, तो माइनस का 3 आंसर देगा। और क्या रख सकते हो, +3 रखा जाए, +3 रखोगे माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3 उधर प्लस का जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है, ये हम कर सकते हैं। तो देखो हमने कर दिया, यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 3 रखते हैं, प्लस का 3 रख दिया तो मेरा प्लस का 3 उधर का माइनस का 3 बन गया, माइनस का 3 प्लस का बनेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 से डिवाइड करोगे माइनस का 1। करके देखो, y की वैल्यू यहाँ 3 रखो, करके देखो क्या -1 आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। मैं तो यहाँ पर मतलब कई बार इनको सॉल्व किया जा चुका है, कई बार बुकों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इतना ज्यादा आपको आराम से बता पा रहे हैं। आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखो, आप भी इतनी फास्ट कर पाओगे जितनी फास्ट हम कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पर ही सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। चलो, दोनों इक्वेशंस हमने नोट कर ली हैं। अब जो है, अब आता है इनके जरिए ग्राफ बनाना। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, बोर्ड पर मैं इतना बड़ा ग्राफ पेपर तो ले नहीं सकता, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं अपने पास। जो भी बोर्ड है हम उसके ऊपर ऐसे ही काम चलाएंगे, फिर भी हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जा सके। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पर ऐसे 2 लाइनें खींच लेनी है, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस खींच लेना है। यहां पर आपको ग्राफ का निरूपण कराना है। मेरे पास में भाई देखो 7 गया है मैक्सिमम तक, कहां तक गया है, 7 गया है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 7 तक नंबर्स लूंगा यहां पर। जैसे कि मैंने यहां लेना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7, ये बीच बीच के नंबर लिख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये माइनस के नंबर्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? यहां तक सब में मैंने 7 ले लिया। आप सोच रहे होगे सर 7 ही क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर मेरा 7 तक गया है, तो सब जगह 7 से ज्यादा बड़ा ग्राफ थोड़ी ना जा सकता है। तो ये हो गया 1, यहां पर मैं 3 लिख ले रहा हूं, यहां 5 लिख ले रहा हूं, बीच में 2 3 4 लिख सकते हो, डजंट मैटर, वो हम समझदारी के साथ काम करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ये देखो, तो ये हो गया मेरा 1 आ गया, यहां पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, वो हो गया 7। क्या इतनी बातें से ठीक है? ये एक टाइप का मेरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है, छोटा छोटा बनाया है ताकि पूरा का पूरा इसी में समझाया जा सके। बारी आती है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराने की, इस रेखा को बनाने की। चलो रेखा बनाओ। स्टूडेंट्स जब आपकी वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू जब 6 थी, 6 कहां आता है, यहां पर आता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। तो यहां पे 6 आएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब y में कुछ गए ही नहीं, गए तो किस में गए, x में गए। तो ये मेरा एक मिल गया 6,0। जो x वाली वैल्यू होती है वो पहले रखी जाती है, जो y वाली होती है वो बाद में, तो मैंने 6,0 ये बना लिया। y जब x में 5 गए थे तो y में -7 गए थे। जरा बात को समझो, जब x में प्लस का 5 गए तो y में माइनस का 7, माइनस कहां होता है, नीचे साइड में, यहां -y आता है, ये प्लस का x, यहां माइनस का x मिलता है। ये जरा बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब इधर आएंगे तो माइनस का, नीचे जाएंगे तो माइनस का, ऊपर जाओगे प्लस का, इधर जाओगे प्लस का। तो भाई जब मैं यहां पर था और यहां पर था तो क्या मेरे पास में कुछ ऐसे रेखाएं बन जाएंगी यहां पर? क्या मेरा ये वाला जो कॉमन मिलेगा 5 यहां से, 7 यहां से, माइनस का 7, तो मेरा क्या ये बनेगा 5, -7 बनेगा? क्या बनना चाहिए?
दूसरा 7 कॉमन 7 है, 7,7 है। तो मेरी बात को समझना जरा, 7,7 कहां से मिल जाएगा? ये 7 है, ये भी 7 है, तो हमने कहा कि भाई ये वाला 7 तो हमारा यहां पर आ गया, और दूसरा पॉजिटिव 7 मेरा यहां पर मिल जाएगा, ये वाला और साथ ही साथ ये वाला, मतलब लगभग यहां पर आ जाएगा। ये चीजें ना आपको भी ऐसे ही बनानी है, 7,7। इससे काम क्या होगा सर? इससे काम ये होगा, ये तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, स्केल रखकर देखो, ये तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आ रहे हैं लाइन पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ये तीनों के तीनों हमारे एक लाइन पर आ गए हैं। अगर आप स्केल रख के खींचोगे, तो मेरे पास तो फिलहाल स्केल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं खींचने की। ये देखो, ये तीनों एक लाइन पर आएंगे। यही तो लाइन है, यही तो एक रैखिक समीकरण है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 7x - y = 42 को। इतनी देर से यही तो समझाना चाहता था कि ये रैखिक समीकरणें हैं, ये रेखा को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो ये रेखा है, कौन सी रेखा है? ये है 7x - y = 42 वाली रेखा है, जो कि ऐसे बनाई जाती है। हालांकि मेरी लाइन आपको बहुत हिलती हुई दिख रही होगी, क्योंकि मेरे पास स्केल तो थी नहीं, फिर भी मैंने हाथ से खींचा है। तो आप समझो जरा सा, ये पूरी एक सीधी लाइन जानी चाहिए। आप स्केल रख के खींचोगे, बहुत अच्छी आएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। देखो आगे, अब इसके तीनों वैल्यू रख के मैंने एक लाइन बना ली। अब इसकी तीनों वैल्यू रखो और एक लाइन बनाओ। देखो, जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0 गए थे। x की वैल्यू -2 कहां? यहां पर, तो मतलब यहां पर, मतलब y में गए ही नहीं। y में तो 0 था, y में चले ही नहीं बिल्कुल भी, तो यही मेरा मिल जाएगा -2, 0 मिल गया। बहुत अच्छी बात है। जब x की वैल्यू -3 पे थे तो y की वैल्यू भी -3 पे थी। भाई x की वैल्यू -3 जो है यहां पर मिलेगी, और y की वैल्यू -3 यहां पर मिलेगी। मतलब आप यहां से बढ़ो और यहां से बढ़ो, तो लगभग ये वाला पॉइंट -3, -3 का मिल जाएगा। पहली वाली x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली y को रिप्रेजेंट करती है। बार बार बताते हैं। अगली बात करते हैं, -1 और 3, x में -1, x का -1 यहां पर है, y का +3 हमारा यहां पर है। मतलब मेरे साथ में मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं रिप्रेजेंट कराऊं तो कुछ यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? -1, 3 वाली लाइन आ जाएगी। क्या लगता है स्टूडेंट्स, कुछ आ रहा है मिलता जुलता? ये लाइन मेरी एक साथ उसमें जानी चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है स्टूडेंट्स। ये हल्का सा मेरा यहां पर आनी चाहिए। जबरदस्ती वाला काम इसलिए करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स मुझे, क्योंकि मेरे पास में ना तो एक सही से पेज पर बना हुआ ग्राफ था, ना तो मेरे पास में पेन थी, ना पेंसिल था। ये सब मैंने अंदाजे से बनाया है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा, इसको आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये एक लाइन पर जाती हुई दिखाई दे। अच्छा, ये बात कहानी समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात को समझो जरा। यहां पर हल क्या निकला? ये जो इक्वेशन थी आपने निरूपण करा दिया, आपको पता चल गया ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 3x - y - 6 को रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों, हल क्या है? x और y का मान क्या निकल के आया? ये दोनों लाइनें आपको दिख रहा होगा कि भाई जब ये आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब काटेंगी एक दूसरे को। क्या ये बात समझ में आती है? एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। और जहां भी काटें, जिस निर्देशांक पे काटें, जिस पॉइंट पर काटें, वहीं पर x और y मिलेगा, और वही आपका x और y का मान होगा। क्या ये बात समझ में आती है? आप ये भी जानते होंगे कि आप चाहो तो इसके आगे भी ग्राफ बढ़ा सकते हो। 7 के बाद 8, 9, 10, बहुत अनंत तक जा सकते हो। तो ये अनंत पर मान लेते हैं, अनंत नहीं तो फिर भी कहीं ना कहीं कटेंगी जाके, अभी जल्दी ही कटेंगी। अगर हमारे पास बोर्ड होता तो हम काट के भी दिखाते, हालांकि बोर्ड वहां पे खत्म हो जाएगा ऊपर तक। तो क्या होगा कि यहां पर आप जब भी आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटने पे पहुंचेंगी, और काटने के लिए पहुंचेंगी, जहां भी कट होगा वही चीज आपका हल होगा। ये बात हर बार बता रहे हैं, हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में हल दिखाई भी दे जाए। ठीक है, तो इसी तरह से निरूपण करना था। दोस्तों, पूरा क्वेश्चन करने में लगभग 20 मिनट से 25 मिनट लग गया है। पहले इनका बीजगणितीय रूप बताया गया, अब इसका ग्राफीय रूप भी आपके सामने दिखा दिया गया है। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से बता दिया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी तरह से करना था। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है और ऐसे ही हल करना है। ठीक है,
अगर समझ में आ गया है, ठीक है, जितने भी मोटी मोटी बातें सारी बताई, अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से बाकी लोगों का भी फायदा होना पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी हमसे कुछ इसी प्रकार की बातें कर रहा है, बहकी बातें कर रहा है। फिर से ये हमसे 2 इक्वेशंस बनवाएगा और कहेगा कि ग्राफी निरूपण करो। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो अब दूसरे क्वेश्चन में इतना बोलने की जरूरत और इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्राफ आपके सामने जो बनाया गया था ये समझ में आ गया होगा। यही काम अब फिर से करने जा रहे हैं, जरा बातों को समझना और करते चलना मेरे साथ में। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो इन्होंने हमसे ये कहा है, भाई क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपीज में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। 3900 रुपए लेकर आओ, 3 बल्ले 6 गेंद लेकर जाओ, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीद ली। फिर दूसरी बार गया दुकान में, इस बार उसने एक बल्ला लिया, 3 गेंदें ली, अब की बार 1300 रुपए पे किए। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में बताना है। ज्यामिति का मतलब है ग्राफ के रूप में बताना है। दोस्तों जरा ये बताओगे 3900 रुपए जो आया है, ये जो 3900 रुपए आया है ये कब आया, ये कब बना पूरा पैसा? ये तब बना जब आपने 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। क्या 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, ये तब आया। तो ये बताओ कि भाई 3 बल्लों का और 6 बॉलों का कुछ ना कुछ रुपया होगा। वो रुपया कैसे निकालोगे? आपसे अगर दुकानदार ये कहेगा कि भाई 100 रुपए का एक बल्ला पड़ेगा, तो आप कहोगे 3 बैट जो होंगे वो 300 रुपए के पड़ेंगे। क्या ऐसे पूरा हिसाब आता है? अगर एक बैट 100 रुपए का मिल रहा होता दुकान में तो 3 बैट आपके 300 रुपए के पड़ जाते। अगर एक बैट की कीमत दुकानदार 500 रुपए बताया होता तो 3 बैट की कीमत आप आराम से लगा लोगे, 500 500 500 मतलब 1500 रुपए आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक की वैल्यू पता चलने से, एक बल्ले की वैल्यू पता चलने से हम सबकी वैल्यू पता कर लेते हैं कि हमारा पूरा कितना बनने वाला है। अगर एक बॉल आपको 150 रुपए की दी जाए, एक बॉल आपको 150 रुपए की दी जाए तो क्या 6 बॉल का हिसाब किताब नहीं लगा सकते? 150 150 150 150 150 और 150 मतलब 6 बार जोड़ दिया तो वो आ गया। अब 6 बार जोड़ दो और चाहे 6 बार गुणा कर दो तो आपका पूरा हिसाब किताब आ जाएगा 900 रुपए। कितना आ जाएगा? 900 रुपए। तो अब 1500 यहां खर्चा किए, 900 रुपए यहां खर्चा किए, टोटल मिलाकर हो गया 2400 रुपए। इसी तरह से हिसाब लगाया गया होगा और 3900 रुपए बताया गया होगा। यह तो हमारा अनुमानित मान था, अनुमानित रुपए माने थे। अब यहां पर हमें नहीं पता कि एक बल्ले की कीमत कितनी होगी, हमें नहीं पता। हम मान लेंगे कि हो सकता है एक बल्ले की कीमत x रुपए थी तो 3 बल्ले की कीमत 3 से गुणा कर दो उस कीमत को, ठीक है। यही काम करने को बताया जाता है, यही काम करेंगे और बॉल की भी कीमत मानेंगे और बल्ले की भी कीमत मानेंगे। तो देखो दोस्तों करना क्या है आपको, हम लोग ये करेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बोलें या फिर इसको बोलें खर्चा, कीमत ही बोल लो स्टूडेंट्स। एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई? x रुपए आ गई, ठीक है। तो दूसरी बार में क्या और मान लो, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? ये आ जाएगी y रुपए। क्या इतनी बात समझ में आती है? एक बल्ले की कीमत, एक गेंद की कीमत दोनों हमने मान ली है। अब अगर आपसे बोले जाए भाई एक गेंद आपकी 10 रुपए की है तो 3 गेंद कितने की पड़ी? 3 इंटू 10 मतलब 30 रुपए की। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत, 6 गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? इन्होंने कहा 3900 रुपए है। 3 बल्ले खरीदो, 6 गेंद खरीदो, 3900 रुपए देकर आओ। 3 बल्ले पड़ जाएंगे 3x रुपीज के,
छह गेंदे पड़ जाएंगी 6y के। क्यों? क्योंकि एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ला 3x का हो जाएगा। एक बॉल 6 रुपए की y रुपए की है तो 6 बॉलें खरीदी हैं तो 6y हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 3900 समीकरण 1। ये तो एक बार में हुआ। दूसरी बार फिर से गया कोच फिर से दुकान गया। इस बार उसने कहा कि मैंने एक बल्ला लिया है, उसने एक और बल्ला लिया और उसी प्रकार की 3 गेंदें ली हैं। अगेन पुनः क्या हुआ, एक बल्ला और लिया, एक बल्ला और 3 गेंद और ले ली। 3 गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी, जरा हिसाब किताब करके बताओ। 1300 रुपए आ गई। तो जरा ये बताओ, एक बल्ला कितने रुपए का हमने माना था? एक बल्ला माना था x रुपए का, तो ये मेरा x हो गया। 3 गेंदों की कीमत कितनी निकल आएगी? एक गेंद y रुपए की थी तो 3 गेंदें आ जाएंगी 3y रुपए की। ये हो गया 1300 रुपए। क्या यहां तक कोई समस्या? 2 इक्वेशन बन गई हैं। दोनों इक्वेशंस को हल करना हमें अच्छे से पता है ना। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा स्टूडेंट्स बीजगणितीय रूप है। कौन सा है ये? बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मात्रा इधर से लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं और समझते हैं कि बीजगणितीय रूप आने के बाद में अब हमारा ग्राफीय रूप कैसा होगा, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई हो तो इसको एक जगह नोट कर लो और ग्राफीय रूप बनाना शुरू करो। 3x + 6y = 3900, x + 3y = 1300। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे और समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह करने के लिए अब आपको क्या पता चलेगा कि आपको यहां पर ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो कि बच्चों को बहुत भारी लगता है ये काम। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो मैंने पहले एक समीकरण को हल कर लेना है, 6y = 3900। क्लियर? क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हल कर लेनी है। कैसे करेंगे जरा इस बारे में भी समझेंगे। बच्चों ये बताओ जरा मुझे कि यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि कितनी तीन वैल्यू बनानी होती ना, x और y। हाँ, मैं y की वैल्यू रखूं या x की, ये आप पर निर्भर करता है आप किस में रखना चाहते हो। मैंने कहा y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू ऐसी रखना कि 39 जो हो ना 3 से डिवाइड भी होता रहे। ठीक है, 39 3 से डिवाइड भी होता रहे, ऐसी वैल्यूज रखना। और जरा बातों को समझना, y की वैल्यू ना 100 में रखना। क्यों? क्योंकि यहां हमें 3900 का में हिसाब किताब लगाना है। तो 3900 में हिसाब किताब लगाना है तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं, थोड़ी देर के लिए समझो, y की वैल्यू को मैंने जब 0 रख दिया तो ये तो काम गया खत्म। 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1300। सिंपल। ठीक है, ये हो गया 3 1 3, 3 3 9। बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू को अब मैंने रख दिया कितना, मैंने रख दिया 2 या 1। हाँ, 1 रख दो, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 रख दिया, y की वैल्यू को 100 रख दो, चलो ठीक है, 100 में वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 600। और 600 जब उधर जाएगा माइनस में तो आ जाएगा 39 में 6 माइनस हुआ 33, और 33 को सॉल्व कराओगे तो आएगा 1100। ये भी बात ठीक है। अच्छा, 100 रख दिया, क्या हम लोग और रख दें 200 रख दें क्या? 2 से हो जाएगा 2 6 12, और 12 जब इससे माइनस होगा 27 बचेगा। बिल्कुल 27 इससे डिवाइड हो सकता है। मैंने रख दिया 200, तो यहाँ बन गया कितना, 6 2 12, 1200 बन गया। 1200 इससे माइनस होगा तो मतलब 12 माइनस हुआ 27, 27 को 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 900। ये मेरा इस तरह से सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में आती हो तो बोलो यस सर, ठीक है। ठीक है, कमेंट करके बताते रहना। अगली बार में चलते हैं, नीचे हल कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बनाया जा सके। दोस्तों इस बार क्या करोगे, इस बार करेंगे x + 3y = 1300। फिर से बना लो बॉक्स और करना सॉल्व शुरू करो। देखो ये x ये y, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू को मैंने यहां पर y की वैल्यू को अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू सिंपल सा है 300 ही आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, दोनों की जो कि हमारे सेम आ रही। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि भाई यहां पर मैंने 1 रखा, अगर 100 रख दूं तो 300 बन जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने 100 रख दिया और ये बन गया मेरा 300।
ठीक है, 300 वहां जाएगा तो माइनस होगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने फिर से 200 रख दिया, 200 रखा तो मेरे पास में पता चला कि यहाँ पर आ जाएगा 600, और 600 रखते ही यहाँ माइनस हो जाएगा तो अच्छे 13 होता है, मतलब कि 700 बचेगा। ये मेरे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब बनाते हैं ग्राफ। दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए आप थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो गया ना, आपको पता है 1300 मैक्सिमम रखना है, तो मतलब 1300 तो इतना बड़ा है नहीं मेरे पास बोर्ड कि मैं 1300 तक ले के जा सकूं, लेकिन मैं 200 का गैप दे सकता हूं। क्या ये बात समझ में आती है? 200 का गैप दे दोगे आप आराम से इसको कर पाओगे। देखो बात को समझना, ऊपर नीचे तो कम पड़ जाएगा लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाएगा। यहां पे मैंने कहा 200, 400, 800, सॉरी 2 4 6, 800, 1000, 1200, 1400, यहां तक मेरा 1400 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कितने डैश बन गए? 1 2 3 4 5, तो यहां तक हमारे डैश कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा यहां पर जो है आगे के ऊपर बना लो, यहाँ पर टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 7 है तो हम लोगों को ऊपर भी बना लेना 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। इस तरह से 1400 तक जा सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे क्या ये 200 को मैं 2 लिख दूं क्या? अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं, 200, 400, 600, 800 और 1000, ये हो गया 1200, ये हो गया 1400। स्टूडेंट्स ये हमारा y का माइनस पोर्शन चल रहा है, यहाँ पर x का प्लस पोर्शन, x का माइनस और ये y का प्लस चलेगा। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब जरा ये बताना, क्या मैं यहाँ 2 2 लिख दूं? खाली समझ जाना ये हमारे क्या है, सब हंड्रेड्स हैं, 8 10 12 और ये हो गया 14, ठीक है। 200, 400, 600, 8 और इस तरह से आगे बाकी के 100 आ गए। आगे देखते हैं, इधर चलेंगे 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 एंड 1400। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और बताना दोस्तों यहाँ पर 2, ये हो गया 4 6 8 12, 8 के बाद 10, यहाँ पर 12 और ये हो गया 14 हो गया। क्लियर इतनी बात? ये मैंने एक तरह का अपना ग्राफ मेंटेन कर लिया जिस पर मुझे ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आपके पास में ग्राफ पेपर आएगा, आप टेंशन मत लो, इतना मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस 200 का बनाकर देना है बस। दोस्तों ये सारे के सारे 100 हैं, बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें, जरा इसके बारे में समझो। यहां पर आपको रिप्रेजेंट करवाना है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना है। पहले भी बोला कि x में y में अगर 0 जाते हो तो x में 1300 जाना है। जब मैं इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कराता हूं तो x में 1300 किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये मतलब यहां पर मिलेगा, मतलब ये मिलेगा 12 और 14 के बीच में 1300, यही मेरा हो जाएगा क्या? 1300, 0 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो x की वैल्यू 1100 जानी है, y की वैल्यू 100, वो भी कहां? मतलब यहां पर आ जाएगा, 0 और 200 के बीच में ही तो 100 आएगा। और यहां पर y की वैल्यू 100 हो गई, x की वैल्यू 1100 करनी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यहां पर। तो क्या मेरा यहां पर कुछ मिलेगा? इस टाइप से मैं बता लूं यहां पर, ठीक है। तो ये मेरा ये एक तो ये हो गया, ऊपर से एक ये हो गया, ये कौन सा आ गया? ये मेरा आ गया 1100 और कॉमा 1 वाला 100 आ गया। बहुत अच्छा, बहुत छोटे छोटे वो गैपिंग्स हो गई, हमको बड़ा कर देना चाहिए था, नंबर बड़े लेट करने चाहिए थे ताकि इतना छोटा ना बनता। कोई बात नहीं, फिलहाल हमें लाइन बनाने से मतलब है। 2 पॉइंट मिल गए, तीसरा और बनाते हैं। 900 और 200, अगर मैं 900 की बात करूं तो क्या मेरा यहां पर आएगा 900 और यहां पर आएगा, इसमें 200 मेरा यहां पर आ जाएगा, मतलब कि मैं यहां पर ऐसा लेट कर सकता हूं, ठीक है। यहां से 900 ये मिल गया तो ये मेरा हो गया 900, 200। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब अच्छा आपको ये चीज तीनों पॉइंट एक लाइन पे दिख रहे हैं, तो आप इसी को क्या करो, मैच कराओ। आप अब कहोगे कि ये जो तीनों पॉइंट आपके गुजर रहे हैं ये कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट कराते हैं? ये हमारी रेखा कौन सी हो गई? मैं यहां पे लिख देता हूं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। एक काम तो हो गया। दूसरी रेखा में भी बिल्कुल ऐसे ही चलना है और बताते चलना है कि भाई देखो y पर 0 जा रहे हैं, जब x पर 1300, मतलब सेम पॉइंट, मतलब यही वाला पॉइंट हमारा, ठीक है। बिल्कुल यही वाला पॉइंट इस बार भी मिलेगा। 100 और 1000 जाना है, y में x में 1000 और y में 100, तो y में 100 पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब यहां पर है। x में 1000 जाना है,
1000 जाना है तो मतलब मेरा यहाँ पर आएगा, तो ये मेरा कुछ पॉइंट यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स। बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है कि हमने बड़ी नज़दीक के नंबर ले लिए ताकि आपको यहाँ समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा, इसका 200 जाना है, y में 200 यहाँ से और x में 700 हमें यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा, जरा इस बात को समझना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मेरा कुछ ये 2 के आसपास ये आ जाएगा, तो देखो ये यहाँ से 200 मिलेगा, यहाँ से 700, तो मेरा हो जाएगा 700, 200, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स को अगर मैच कराया जाए तो ये क्या कुछ इस टाइप से मिलेंगे आकर, बताओ मिलेंगे। तीनों पॉइंट्स को मैंने मैच कराया, ये वाली जो लाइन है मेरी वो किसको रिप्रेजेंट करा रही है, वो रिप्रेजेंट करा रही है x + 3y = 1300 को, इसको रिप्रेजेंट कराती ये वाली। इसको मैंने कहा था ना कि दोनों लाइनें जहां पर भी कट होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, वही वाला क्या होगा, आपका हल होगा। तो देखो ये आ गया हमारा 1300 और 0, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं यहां से हल निकालने की बात करूं तो x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0 आएगी। कहा था ना जहां प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को वहीं पर आपका हल बनेगा, यही हमारा हल होगा। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जब हल करना तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू लेकर सॉल्व करना ताकि आपको इतनी दिक्कत ना हो, सब एक ही जगह पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो बताओ कमेंट करके यस और नो में। पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, इसको लाइक जरूर करना और अपने कमेंट जरूर करना कि हाँ सर ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रही है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रही भी है तो आप हमसे बताओ कि हाँ सर ये वाली दिक्कत आई है, उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरह से कुछ इक्वेशंस बनानी है और समझना है कि कुछ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कराएं ग्राफीय मेथड के द्वारा। ग्राफीय मेथड में आपको जो कुछ भी रिप्रेजेंट कराना होता है दोस्तों, उसमें ना आपका ग्राफ जो होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर बना होना चाहिए, टीचर को चेक करते समय दिक्कत ना होने पाए कि इसने कहाँ से क्या बनाया है। तो आप जरा इस बात एक बार प्रैक्टिस जरूर करके रखना क्वेश्चंस की कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें रिप्रेजेंट कराना चाहिए। आगे देखते हैं और 3 क्वेश्चन पे चलेंगे। 3rd क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में समझते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपए था, दोनों का मिलाकर 160 रुपए था। कितना, 2 kg हमने ले लिया सेब और 1 kg ले लिया अंगूर और इन दोनों का मूल्य मिलाकर 160 हो गया। 4 kg सेब 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों को बताना है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी हमने कहा था कि एक बल्ला 6 गेंद इतने रुपए की पड़ेंगी तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही करना है कि अंगूर और सेबों का रेट मालूम कर लो कि 1 किलो का कितना रेट आएगा। तो हम कहेंगे माना 1 kg अंगूर हमारा = y रुपए का पड़ रहा है। 1 kg सेब कितने रुपए का पड़ रहा है, x रुपए का पड़ रहा है। हालांकि कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आपका रेट एक होना चाहिए। बात को समझो जरा, 1 kg सेब x रुपए का है और 1 kg अंगूर आपका y रुपए का है। तो अगर 2 kg लेना हो तो 2x या 2y देना पड़ेगा ना। पहली कंडीशन के अनुसार ये बताया जाता है, प्रश्नानुसार हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि 2 kg सेब ले लो, 1 kg अंगूर ले लो। 2 kg सेब लेना है, सेब मेरा x रुपए का है तो मतलब x बन जाएगा। 1 kg अंगूर लेना है, 1 kg अंगूर का रेट है y रुपए और दोनों का हिसाब किताब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 300 रुपए, नहीं 160 रुपए है पहले वाले में, दूसरे वाले में 300 है, हाँ 160 रुपए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अगर ये बात समझ में आई हो तो बोलो यस। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट कंडीशन फिर से पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं, पुनः लिख लो यहाँ पर ताकि दोबारा पता चले कि हमने दोबारा पढ़ा है। इन्होंने कहा है 4 kg सेब ले लेना। 4 kg सेब 1 kg है x रुपए का, तो 4 kg 4x के हो गए। अच्छा, 2 kg अंगूर कितने के पड़ेंगे, तो 2 kg पड़ेंगे 2y के, टोटल मिलाकर हो जाएगा 300 रुपीज। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोस्तों आपको इक्वेशन बनाना मैंने अच्छे से सिखा रखा है, 3 बारी में क्वेश्चन कराए हैं, तीनों आपके देखो सेम टू सेम ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं। इक्वेशन बनाना बड़ी बात है, इक्वेशन बनाने के बाद में उनके वैल्यूज पुट करना बड़ी बात है और वैल्यूज पुट करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राफीय निरूपण कैसे आना चाहिए। कुल मिलाकर पूरे क्वेश्चन में हर स्टेप पर एक बड़ी ही समझदारी के साथ काम करना
पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को जो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, राइट फ्रेंड्स। बहुत काम आते हैं, आगे तक फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। क्वेश्चंस बनाना बहुत अच्छी चीज है, इसको ग्राफी निरूपण करना बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि वहां से कई सारी चीजें पता चल जाती हैं कि एक इक्वेशन दिखती कैसे है। ठीक है, एक लाइन का इमेज कैसा हो सकता है वो हमें वहां पर एक ग्राफ में पता चल जाता है। हालांकि हमारा काम उतना नहीं था, अब हमारा काम बचता है इन दोनों को सॉल्व करना। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या करना है। तो मैं इसको रफ करूं और लेके चलो समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से तो मैं देखो इन दोनों को तो रफ करना है वैसे भी, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पर हल कर लेता हूँ। 2x + y = 160। तो इसको हल करो स्टूडेंट्स, और जरा बात को समझना, 60 में लेना है तो 10-20 में ही वैल्यू लेना, ठीक है, ताकि आपका ग्राफ बनाते समय थोड़ी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखना, मैंने कहा कि आप ना इसकी वैल्यू कितनी ले लो, और ये भी याद रखना जो कुछ भी वैल्यू फिल करोगे ना वो हमारी 2 से डिवाइड भी होनी चाहिए, ताकि हमारा पॉइंट्स में आंसर ना आने पाए। अगर मैं y की वैल्यू को 20 पुट कर दूं, जरा बात को समझना, x और y की वैल्यू को मैंने कहा 20 पुट कर दिया, तो 20 उधर जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में गया तो 140 बचा, 140 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 70। मैंने कहा भाई 40 पुट कर दो, 40 पुट करोगे उधर माइनस में भेजोगे, 120 बचेगा, 120 को उससे डिवाइड करोगे आ जाएगा 60। मैंने कह दिया इस बार क्या पुट कर दो, 60 पुट कर दो। चलो 60 पुट करोगे 100 हो जाएगा, उधर बचेगा 50। चलो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ना आता हो किसी बच्चे को, वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करो कि कितना आ रहा है। y की वैल्यू पुट कराते जा रहे हैं, x की वैल्यू निकालते जा रहे हैं, यही काम हमारा चल रहा है। अगेन हम करेंगे इसके ऊपर, ये हमारे पास में आ जाएगा 4x + 2y = 300 स्टूडेंट्स। और बताओ जरा यहां पर कैसे सॉल्व किया जाए। अभी तक तो आदत पड़ गई होगी सबको करने की, x की y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, जरा बात को समझना। इस बार 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने अगर ये सोच लूं कि अगर मेरा यहाँ 4 से डिवाइड करना है ना, मतलब यहाँ पे या तो 24 बच जाए, 4 छंग 24 होता है, या तो यहाँ पे 20 बच जाए। 24 बचाने के लिए मुझे 60 बनाना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू 30 पुट कर लो, ठीक है। y की वैल्यू 30 पुट करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 उधर माइनस होगा 240, 240 को जब इससे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60। तो 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा इस बार मैं 100 सीधा हटा देता हूं। 100 हटाने के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, 50 पुट करना पड़ेगा। 50 दूना 100 होता है, 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 200 बचेगा, 200 को 40 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना, 4 पंचे 20, ये भी 50 ही आ जाएगा हमारा। बात को समझना, ठीक है। और समझते हैं आगे, चलो। फिर उसके बाद में इस बार मुझे यहाँ 16 बना लेना है। 16 बनाने के लिए मुझे कितना, 14 माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे 70 पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ मैंने 70 पुट कर दिया, और ये समझा कि भाई यहाँ पे 70 पुट किया, 70 दूना 140, 140 माइनस गया तो हमारा बच जाएगा 160। 140 माइनस होगा, 60 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 40। 4 चौक 16 होता है ना, तो 160 जो वहाँ पे 16 बन रहा था वो हमारा डिवाइड हो गया। बेटा बार बार बोल रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप ना आराम से रफ बुक में इसको वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करवा सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन में सिखा रहे थे, ठीक है। अब देखो अच्छा खासी जगह बच गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है फिगर बनाने में। देखो क्या करना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है क्या, हाँ अब ठीक होगा। अच्छा यहां पर अब मुझे यहां पे ये करना है कि भाई देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 70 है। 10-10 का गैप पुट कर लें क्या, 7 डैश में बन जाएगा, 10 7 70, हाँ बिल्कुल 7 गैप में बन जाएगा। यही चीज तो अच्छी है कि आपको मैनेज करना आ जाए। 2 3 4 5 6 7, ये 10-10 के गैप हैं सबके सब, 10 20 30 40 50 60 और ये हो गया 70। ये y पॉजिटिव चलता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर मैंने कर दिया, जहां पे 10 20 30 40 50 60 70, ये भी हो गया 10 20 30 40 50 60, ये हो गया 70, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70, सबका सब बन के तैयार हो गया। हालांकि मेरे बनाने में यहाँ कम डैश दिख रहा होगा गैपिंग, यहाँ ज्यादा गैपिंग दिख रही होगी। बनाने के तरीके पे है, जब पेन और पेंसिल लेकर एग्जैक्टली आप 1 सेंटीमीटर के डैश लोगे तो आराम से अच्छा बनेगा, ठीक है। आगे समझते हैं। ये तो रफ फिगर है ना, हमारा कच्चा फिगर है, तो आप आराम से कैसे भी बना सकते हो, समझाने के लिए मैंने आपके लिए बना रखा है। आप आज इन चीजों को ऐसे समझो। जब पहली क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट कराने गए, x की वैल्यू को 70 रखना है, y की वैल्यू को 20 रखना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। x की
ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। हम लोगों ने 70 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों को यहाँ पर फिगर में जो है आपको ये 60 70 को कुछ नंबर्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे प्लॉट कराने हैं। और समझो यहाँ पर कि जो हमारे पास में ये x की वैल्यू है 70 है, y की वैल्यू 20 है। इन दोनों को प्लॉट कराने के लिए हमारे पास में x पॉजिटिव और दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो देखो x में 70 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y में जो वो 20 की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर y में 20 कहाँ है, हाँ पॉजिटिव में हमारा यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हो, यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से जब 20 यहाँ पर बढ़ोगे तो आपको लगभग यहाँ पर मिलेगा, ये हमारा क्या मिल जाएगा 70 और 20 का मिल जाएगा। ये हो गया 70, 20। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो 60 और 40 का चाहिए, ये हमारे पास 60 है, यहाँ पर 40 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 60 यहाँ से आगे बढ़ोगे ये और लगभग हमारा ये, तो ये मेरा 60 और 40 को मिल जाएगा, 60 एंड 40। ओके, अगला पॉइंट 50 और 60 का मिलना चाहिए, ये मेरा 50 है, 50 x में चाहिए, तो 50 यहाँ पर और 60 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेरा मिल गया 50 और 60 का, 50 एंड 60। देख रहे होंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी ना किसी लाइन पर है। एक इस बिना स्केल के लाइन ड्रॉ करने में हाथ तो काफी ही ज्यादा हिलता है। फिलहाल हम इसको ऐसे बना सकते हैं, राइट, ऐसे जा सकती है ये लाइन। ठीक है, आगे आप ये देखोगे कि आगे बढ़ेगी। अच्छा आगे देखो, और अब हम लोगों को ये वाला रिप्रेजेंट कराना है। अच्छा, इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं 2x + y = 160। ये वाली लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखो 4x + 2y और = 300। क्या करा सकते हो, वही काम जो आपने पहले वाले के साथ किया है। पहले आपको क्या 60 और 30 चाहिए, तो x में 30 कहाँ पर, 60 कहाँ पर है, x में 60 यहाँ पर है। y में 30 चाहिए, मतलब हमारा यहाँ पे कहीं आना चाहिए। ये कुछ वैल्यू हो जाएगी कुछ इस टाइप से, राइट। हाँ, यहाँ पर एक 60 और 30 हो गया मेरा, 60 एंड 30। छोटा लिखते समय काफ़ी ही ज़्यादा एक में हो जाता है ना। ये देखो 60 और 30 हो गया। आगे देखो 50 और 50 का चाहिए, तो मतलब 50 यहाँ से भी 50 यहाँ से भी मेरा कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 50, मेरा x में 50 तो यहाँ पे चला गया, चलो कोई बात नहीं, 50 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैंने कहा 50 मैंने यहाँ पे ले लिया, 50 और 50। ये बात क्लियर हो गई होगी। और देखो 40 और 70 का चाहिए, यहाँ 40 है वो 70 है। 40 और 70 मुझे तो लगता है सबके सब एक ही लाइन पर आ रहे हैं। 40 और 70 ये हो जाएगा। स्टूडेंट बात को जरा समझना, यहाँ पर मैं कहीं ले रहा हूँ इसको 40 और 70 को, 40 एंड 70। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको रफ कर दो जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी ना। ये मेरा 40 और 70 हो गया। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हो अगर मैं इसको रफ मिलाऊं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। तो ये मेरा देखो 1 2 3, ये 1 2 3 किस जा रहे हैं, 1 2 3 कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर कहीं कट हो रहा है। यही मेरा हल हो सकता है। आप इसकी वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो कुछ 45 अप्रोक्सीमेट और ये 50 एंड 45 के अप्रोक्सीमेट मिलेगा। पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ग्राफ फिगर में जब करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। ये मेरा मोटा मोटा अजम्पशंस था जो कि मैंने आपके सामने ऐसे रख के दिखाया है कि आपको ये सारी वैल्यूज कैसे पुट करानी है। हालांकि गिचपिच को ज्यादा ही हो गया है यहाँ पर, बट जब आप फिगर में बनाओगे ना, एक एक पॉइंट को सटीक रखते हुए, स्केल से मेजर करते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा फिगर। आप एक बार ट्राई करके देखना अपने ग्राफ पेपर पे लेकर, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फिगर बनते हैं। आप जरा देख के देखना। इसमें देखो बुक में जो है रफ यहाँ पे बनाए गए हैं वो काफी सुंदर बनाए गए, जो एग्जाम्पल बुक है वो काफी सुंदर है। आप भी ऐसे ही बना सकते हो। ये इतना घिचपिच होने का सिर्फ आप जानते हो एक ही रीजन है, ये फ्री हैंड बनाया गया है। कोई स्केल, कोई पेंसिल, कोई इरेजर का वो हेल्प नहीं लिया गया है, इसीलिए इतना ज्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल आज 3 क्वेश्चन करने थे, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपके सामने लगा के दिया है। पीडीएफ आपको मिलता ही है टेलीग्राम के A² अकेडमी चैनल पर। आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह कोई समस्या होती है आप हमारे साथ सॉल्यूशन पा सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी फिगर जो आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो। फोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दो, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं पूरे सेशन में आपको मजा आई होगी, मेरे साथ कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ फायदा हुआ हो तो सेशन को लाइक करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आने वाला सॉल्यूशन आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिलेगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन उसी के जरिए आता है आपके पास तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।